गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ फोटोपीरियोडिज्म। तो फिर फोटोपीरियोडिज्म से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फोटोपीरियोडिज्म? फोटोपीरियोडिज्म इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू मेजर डे एंड नाइट लेंथ्स in a 24-hour period and cause seasonal developmental response of plants to the relative lengths of day and light periods. Okay, light and dark periods. तो इसका मतलब क्या है? फोटो पीरियोडिज्म क्या है? एक तरह से डे और नाइट की लेंथ 24 घंटे के अंदर कितनी है और उसको प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे उसको यूज कर रहा है डेवलपमेंट में, वो सब आता है फोटो पीरियोडिज्म के अंदर। इसके लिए कुछ एक पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फोटो पीरियोडिज्म के। जैसे फोटो पीरियोडिक सिग्नल है, इट इज परसीव्ड बाय द लीव्स। ये जो सिग्नल है फोटो पीरियोडिक यानी लाइट जो है वो लीव्स जो है वो परसीव करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे उस सिग्नल को। फोटो पीरियोडिक सिग्नल जो है वो ट्रांसमिसिबल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो सिग्नल ट्रांसफर किया जा सकता है। लीव्स पहले उसको लेंगे और लीव्स फिर उस सिग्नल को आगे दूसरे पार्ट्स में पहुंचाएंगे। फोटो पीरियोडिक सिग्नल जो है इट इज ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम। लीव से अब वो दूसरे पार्ट्स में फ्लोएम के थ्रू जाएगा। फोटो पीरियोडिक सिग्नल इज परसीव्ड बाय द फाइटोक्रोम्स एंड क्रिप्टोक्रोम्स इन प्लांट्स। फाइटोक्रोम एंड क्रिप्टोक्रोम क्या है? एक पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं एक टाइप के, जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे उस वेवलेंथ को जो फोटो पीरियोडिक चेंज लाती है। ठीक है, और फिर वो जो सिग्नल उसने लिया लीफ ने फाइटोक्रोम या क्रिप्टोक्रोम के थ्रू एब्जॉर्ब किया, वो सिग्नल फिर आगे चलकर दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफर होता है थ्रू फ्लोएम। जो रेड और फार रेड लाइट है वो मेजरली फोटोपीरियोडिक सिग्नल्स को परसीव करता है, और क्रिप्टोक्रोम्स जो हैं वो ब्लू एंड यूवी लाइट फोटोरिसेप्टर्स होते हैं। डीइटियोलेशन, इनहिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल एलोंगेशन, stimulation of expansion, opening of stomata, maintaining endogenous clock and flowering, इसमें हेल्प करता है क्रिप्टोक्रोम्स। ठीक है, तो जो रेड एंड फार रेड लाइट है वो फाइटोक्रोम्स एब्जॉर्ब करेंगे और क्रिप्टोक्रोम्स एब्जॉर्ब करेंगे ब्लू एंड यूवी लाइट। एक बार पहले फाइटोक्रोम्स के बारे में फिर से डिस्कस कर लें, वैसे एक बार क्लास में हो चुका है, एक बार दोबारा से इसकी थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है? एक ब्लू प्रोटीन पिगमेंट है, एज अ डायमर प्रेजेंट होगा जिसके दो पार्ट्स हैं। एक तो लाइट एब्जॉर्बिंग क्रोमोफोर होगा, दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। दो इंटरकन्वर्टेबल या फोटो रिवर्सिबल फॉर्म्स में ये प्रेजेंट होता है। PR जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, PFR जो फार रेड को एब्जॉर्ब करेगा। रेड लाइट है वो 650 to 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की है एंड इट इज सिस फॉर्म। जो फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म है वो 710 to 740 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और वो ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट होता है और एक्टिव होता है। अब एक्टिव PFR फॉर्म जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के अंदर, और फिर जेनेटिक चेंजेस जो है वो करती है, इंड्यूस करती है, एक्सप्रेशन जो है वो इंड्यूस करती है, जो फिर आगे चलकर चेंजेस लाते हैं। इसके मेजर जो चेंज होते हैं वो होता है स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस से फोटोमॉर्फोजेनेसिस। स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है? स्टेम एलोंगेट होगी, फोल्डेड कोटिलेडन्स होंगे एंड इटियोलेशन होगी, इटियोलेटेड होगा यानी क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं बना होगा। इस स्टेज से उसको फोटोमॉर्फोजेनेसिस में लाना, फोटोमॉर्फोजेनेटिक चेंजेस लाना उसमें, वो काम कर रहा है फाइटोक्रोम। तो वो क्या चेंजेस हैं? स्टेम एलोंगेशन रिड्यूस हो जाएगी, जो कोटिलेडन्स फोल्डेड थे हुक के जैसे वो फिर ओपन हो जाएंगे,
और साथ में डी इटियोलेशन हो जाएगी। डी इटियोलेशन का मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट बनना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं फाइटोक्रोम्स क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। एक तो है सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं, दूसरा शेड अवॉइडेंस को हेल्प करते हैं, निस्टिनास्टिक मूवमेंट्स जो होती हैं वो कॉज करते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल आयन फ्लक्सेस सेल के अंदर उसको देखते हैं, और सर्कैडियन रिदम एंड बायोलॉजिकल क्लॉक इसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सर्कैडियन रिदम्स और बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? एक साइकिल है जिसमें कुछ प्रोसेसेस रिपीटेटिवली बार बार होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक साइकिल में वो बार बार चलते रहते हैं। एक साइकिल को जितना टाइम लगेगा उस प्रोसेस को होने में, वो एक तरह से उसकी क्लॉक बनाता है। वो 24 आवर का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसको कितना टाइम लग रहा है उसको रिपीट होने में। तो इस तरह से एक रिदम मेंटेन रहता है कि वो इतने से इतने टाइम में रिपीट करता रहेगा अपनी साइकिल। अब बात करते हैं प्रॉपर फ्लावरिंग की। तो सबसे पहले अभी हमने क्या डिस्कस किया कि फोटोपीरियोडिज्म कौन कॉज करेगा? फाइटोक्रोम्स एंड क्रिप्टोक्रोम्स की वजह से फोटोपीरियोडिज्म होगा। ठीक है, सिग्नल है, लाइट एज अ सिग्नल है और वो परसीव होगी, और इसको परसीव कौन करेंगे, एब्जॉर्ब कौन करेंगे? फाइटोक्रोम्स एंड क्रिप्टोक्रोम्स। और फिर आगे चलकर वो चेंजेस लाएंगे, फॉर एग्जांपल फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग के लिए हम पहले देख लेते हैं कि फ्लावरिंग होती कैसे है। सबसे पहले वेजिटेटिव फेज होती है, वेजिटेटिव फेज फिर रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगी। ठीक है, अब वेजिटेटिव फेज कैसे जा रही है रिप्रोडक्टिव फेज में? सबसे पहले तो सेल्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट होंगे, यानी अपने आप को रेडी करेंगे कि वो फ्लावरिंग करेंगे। ठीक है, अब लाइट का इंडक्शन आएगा, लाइट एक स्टिमुलस प्रोवाइड करेगा जिससे कि वो एक्टिवेट हो जाएगा सेल और डिटरमाइंड हो जाएगा कि हाँ अब वो फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। अब अगर लाइट हट भी जाए तो भी वो फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। अगर वो सिर्फ रेडी वाली स्टेज पर है और उसको लाइट नहीं मिलती तो वो डिटरमाइंड नहीं होगा, वो डिस्टिंड नहीं होगा फ्लावर बनाने के लिए। ये नहीं कह सकते कि वो पक्का फ्लावर बनाएगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो अपने आप को रेडी करेगा, सारी कंडीशंस प्रोवाइड करेगा कि हाँ अब ये फ्लावर बनाने के लिए रेडी है। अब रेडी तो हो गया, अब उसको सिग्नल चाहिए लाइट का ताकि वो आगे प्रोसीड कर सके और इस स्टेज पर पहुंच जाए कि अब वो बेशक लाइट का सिग्नल चला जाए फ्लावर जरूर बनेगा। ठीक है, तो वो स्टेज है डिटरमाइंड। अब डिटरमाइंड होने के बाद कुछ हार्मोनल और एक दो सिग्नल्स इस तरह के कंपाउंड्स जो होते हैं वो यहाँ पर एक्ट करते हैं। उनके साथ मिलकर जब वो डिसीजन हो चुका है वो एक्सप्रेस होता है। तो सबसे पहले रेडी होगा, फिर वो डिटरमाइन कर जाएगा कि हाँ अब तो फ्लावरिंग होगी लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद। फिर लास्ट में कुछ सब्सटेंसेस, कुछ कंपाउंड्स, खासकर हार्मोन्स, उनके साथ मिलकर वो फ्लावरिंग कर देगा। ठीक है, अब बात आती है कि वो डिटर्मिनेशन कैसे, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है इस डायग्राम में, सबसे पहले देखो ए जो डायग्राम है लेफ्ट हैंड साइड पर जो सबसे पहला प्लांट है उसमें अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ लीव्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं एक वेजिटेटिव फेज को डिफाइन करने। कितने लीव्स बने हैं, कितनी उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ हुई है, उस पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद वो प्लांट रेडी होता है फ्लावर बनाने के लिए। तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कैसे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 33 लीव्स जो बने थे वहां से प्लांट को कट कर दिया। अब उसको कट करने के बाद दूसरे पॉट में लगाया, ऊपर का तो उन्होंने रिमूव कर दिया, ऊपर के जो
एपेक्स था वो रिमूव कर दिया, नीचे का रखा और उसको उन्होंने पॉट में ग्रो किया। ठीक है, इन सिटू उसको ग्रो किया। तो उसने अपनी पूरी स्टेज की, उसके बाद ही उसने फ्लावर बनाया। ऊपर दिख रहा है ना, 1 2 3 4 इस तरह से जो है लीव्स प्रॉपर बने, उसके बाद ही उसमें फ्लावरिंग हुई। ऐसे ही उन्होंने दूसरा काम किया, जो ऊपर का पोर्शन था उन्होंने उसको कट किया। अभी इसमें डिटर्मिनेशन नहीं हुई थी, ठीक है। उन्होंने ऊपर का पोर्शन कट किया और उसको डायरेक्टली पॉट में लगा दिया। ठीक है, अब वो पॉट में लगने के बाद उसने उतने ही नंबर ऑफ लीव्स पहले ग्रो किए जितने उसको चाहिए होते हैं, उसके बाद जाकर उसने फ्लावरिंग की। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेम जो ली, स्टेम के वहां से कट किया उसको पहले। ठीक है, स्टेम जहां से लीव स्टार्ट हो रहे हैं वहां से कट किया और फिर उसको ग्राफ्ट किया वहां पर। ठीक है, तब भी वो सिर्फ तभी उसने फ्लावर बनाया जब वो अपनी उस वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट कर चुका था। यानी उसके अंदर यहाँ पर मेन पर्पस क्या था कि उसके अंदर वो चेंज, वो कंपाउंड्स, वो सब तैयार नहीं थे जिससे फ्लावरिंग हो सके। वो रेडी नहीं था जब उसको कट किया। तो जब तक वो सब चीज़ें रेडी नहीं होती, उसके पास एक्यूमुलेट नहीं होती, तब तक वो अपनी ग्रोथ करता रहेगा वेजिटेटिव, और उसके बाद ही वो फ्लावरिंग करेगा। ठीक है, अब दूसरे में क्या किया उन्होंने, दूसरे को उन्होंने तब कट किया उस लेवल पर जहां पर वो डिटरमाइन हो चुका है। 37 लीव्स उसमें ग्रो कर चुके हैं, उसके बाद उन्होंने उसको कट किया। तो जो नीचे का सबसे पहले वाले गमले में क्या किया उन्होंने, सिर्फ नीचे का पोर्शन रखा। ठीक है, 37 लीव्स उसमें थे और उन्होंने उसको रखा अलग से लैब में, उसको कंडीशंस प्रोवाइड की, लाइट प्रोवाइड किया, मॉइस्चर, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की। तो वो इमीडिएटली जो है फ्लावरिंग करने लगा, क्योंकि उसमें पहले से ही वो वेजिटेटिव ग्रोथ हो चुकी है जो ज़रूरी होती है रिप्रोडक्टिव फेज में जाने के लिए। तो यहाँ पर उसने क्या किया, जब उसने उसको इन सीटू ग्रो किया, नीचे वाले पोर्शन को, सिर्फ 37 लीव्स वाले पोर्शन को जब उन्होंने इन सीटू ग्रो किया, तो उन्होंने क्या देखा कि वो इमीडिएटली 1 2 लीव्स बनाने के बाद ही उसने फ्लावरिंग शुरू कर दी। ऐसे ही उन्होंने जब एपिकल रीजन जो था, जो ऊपर वाला पोर्शन था, उसको उन्होंने गमले में रूटेड किया। ठीक है, तो उसमें जब उन्होंने उगाया उसको, तो उसमें भी उसमें थोड़े से लीव्स बने, 3 4 लीव्स बने जो कि प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। वो थोड़े से लीव्स बनने के बाद, एक स्टेबलाइज्ड बॉडी देने के बाद वो फ्लावरिंग करने लगे, क्योंकि उसमें भी डिटर्मिनेशन हो चुका था, फ्लावरिंग सिग्नल जो था वो बन चुका था। ऐसे ही तीसरा उन्होंने क्या किया, उसका स्टॉक कट किया। जैसे पहले वाले ने किया था ना कि ऊपर के सारे लीव्स हट गए हैं, सिर्फ नीचे का स्टॉक रखा है जहां पर से लीव्स बनने शुरू होते हैं, वो लिया और उसको अलग से एक एक गमले में उसको ग्रो किया। जब उसको ग्रो किया उसमें भी बस थोड़े से ही लीव्स बने, 3 4 लीव्स बने, और उसके बाद इमीडिएटली उसने फ्लावरिंग कर दी। तो इसमें क्या मेन पर्पस इसमें दिखाया क्या गया है, ये अगर प्लांट उतनी वेजिटेटिव ग्रोथ कर लेता है जो उसको फ्लावरिंग सिग्नल बनाने के लिए ज़रूरी है, या उसको फ्लावरिंग के लिए रेडी कर देती है, तो वो फ्लावरिंग इमीडिएटली कर देगा, चाहे उसको कहीं से भी कट कर लो। ठीक है, लेकिन अगर उसमें उतनी वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हुई है कि फ्लावरिंग सिग्नल बन जाए और वो पक्का एक निश्चय कर ले कि अब फ्लावर बनना ही बनना है,
तब अगर हम उसको कट करेंगे कि वो रेडी नहीं है, तो जब तक उसकी वो वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी नहीं होगी, जब तक वो उसमें रेडी नहीं होगा, सारे कंपाउंड्स एक्यूमुलेट नहीं कर लेगा, सारे फैक्टर्स एक्यूमुलेट नहीं कर लेगा, तब तक वो फ्लावरिंग नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए ए जो है प्लांट में, उसको बहुत सारे लीव्स ग्रो करने पड़ रहे हैं, उसके बाद ही उसमें फ्लावरिंग हो रही है, जबकि बी प्लांट में वो थोड़े से ही लीव्स बना रहा है और इमीडिएटली उसके बाद उसमें फ्लावरिंग हो रही है। ठीक है, तो इस प्लांट में ये समझ लो, जैसे 33 लीव्स बन गए तब तक उसमें फ्लावरिंग नहीं हो सकती, उसको बहुत सारे लीव्स और बनाने हैं, अभी अभी उसमें सिग्नल नहीं बना है। ठीक है, 33 लीव्स तक उसमें सिग्नल नहीं बनता, 33 to 37 लीव्स जैसे ही बन जाते हैं उसमें, तो उसके अंदर वो फ्लावरिंग का सिग्नल बन चुका होता है। ठीक है, तो पहले वाले में वो सिग्नल नहीं बना क्योंकि उसमें सिर्फ 33 लीव्स थे, कम लीव्स थे। दूसरे वाले में वो सिग्नल बन चुका था और वहां पर इजीली फ्लावरिंग इमीडिएटली हो रही है। अब बात करते हैं फ्लावरिंग के, किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स के बारे में पहले एक बार बात करते हैं। जो फोटोपीरियोडिज्म की बात आती है कि लाइट की लेंथ, डे की और नाइट की लेंथ कैसे परसीव हो रही है, तो अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको कम लाइट चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको ज़्यादा डार्क पीरियड चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको कम डार्क पीरियड चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए। तो इस बेसिस पर ब्रॉडली 3 कैटेगरीज हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स कॉमनली एक तो सोयाबीन है, टोबैको है, क्रिसैंथेमम है, पोइंसेशियाज हैं, ये शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा डे लाइट नहीं चाहिए, इनको ज़्यादा बड़ा डार्क पीरियड चाहिए ग्रो करने के लिए, फ्लावरिंग के लिए। ऐसे ही लॉन्ग डे प्लांट है, इनको लंबा अनइंटरप्टेड लाइट पीरियड चाहिए। ठीक है, और डार्क पीरियड छोटा चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए। तो इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं बीटा वल्गैरिस और रेडिश, मस्टर्ड, स्पिनच एंड व्हीट। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जिनमें लंबा लाइट पीरियड, छोटा डार्क पीरियड। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ना उनको बहुत ज़्यादा लंबा लाइट पीरियड चाहिए, ना उनको बहुत ज़्यादा बड़ा डार्क पीरियड चाहिए, तो वो आ जाते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स में। उनको इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल टाइम चाहिए लाइट एंड डार्क कंडीशंस का। तो उसमें आ जाते हैं क्यूकम्बर, सनफ्लावर, पी, मेज, ये इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। इस डायग्राम में देख सकते हो, सबसे पहला जो है प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, कोई फ्लावर नहीं है। उसमें इन्होंने क्या किया, और ऊपर जो बार्स बने हुए हैं वो 24 आवर का एक बार है। ठीक है, वो 24 आवर का टाइम पीरियड डिनोट कर रहा है। बीच में जो लाइन है, डॉटेड लाइन, वो है 12 आवर्स की, उससे ऊपर 12 आवर, उससे नीचे 12 आवर। तो सबसे पहले वाले में क्या किया उन्होंने, 12 आवर्स से ज़्यादा लाइट दी, तो ऑटोमेटिकली डार्क पीरियड उसमें कम हो गया, और ये प्लांट था शॉर्ट डे वाला। तो शॉर्ट डे प्लांट को उन्होंने लाइट ज़्यादा दी, डार्क कम दे दिया एक 24 आवर के टाइम पीरियड के अंदर। तो क्या होगा, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, दूसरी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उस प्लांट को 12 घंटे से कम लाइट दी और 12 घंटे से ज़्यादा डार्क पीरियड दिया। जो बीच वाला है उसमें देखो
लाइन से ऊपर है, जो डॉटेड लाइन है उससे ऊपर है लाइट पीरियड, तो मतलब डार्क उसमें ज़्यादा है, लाइट कम है, तो उसने एक्यूमुलेट कर लिया फ्लावरिंग का स्टिमुलस और उसने फ्लावरिंग कर दी। ठीक है, कम लाइट में ज़्यादा डार्क में उसने फ्लावरिंग की। तीसरे में क्या हुआ, लाइट उन्होंने कम ही रखी, डार्क पीरियड बड़ा था, लेकिन उन्होंने डार्क पीरियड को इंटरप्ट कर दिया एक फ्लैश ऑफ लाइट, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स की लाइट के एक्सपोजर से। जैसे देख सकते हो ऊपर जो थर्ड फिगर है, थर्ड प्लांट है, उसमें देखो सबसे ऊपर 12 घंटे से कम की लाइट है। ठीक है, ठीक है, और दूसरा है उसमें नीचे देखो, उसी में जो 12 घंटे से ज्यादा का डार्क पीरियड था, बीच में उन्होंने एक फ्लैश ऑफ लाइट दी, यानी जो कंटिन्यूअस डार्क था 12 घंटे से ज्यादा का, वो इंटरप्ट हो गया, बीच में डिस्टर्ब हो गया। अब जब वो डिस्टर्ब हो गया तो उन्होंने, प्लांट ने क्या परसीव किया कि डार्क पीरियड खत्म हो चुका है, लाइट पीरियड शुरू हो गया, नई साइकिल शुरू हो गई है। ठीक है, तो उसके उसको तो नहीं पता चला कि ये फ्लैश छोटा था या बड़ा था, उसने ये चीज नहीं, उसको ये चीज नहीं परसीव हुई। उसने ये परसीव किया कि उसका जो डार्क पीरियड जो था, जो उसको कंटिन्यूअस इतना बड़ा चाहिए था 12 घंटे से ज्यादा, वो नहीं मिला उसको। 5-6 घंटे बाद ही उन्होंने एक फ्लैश ऑफ लाइट दिया कुछ मिनट्स का, तो उसको क्या सिग्नल मिला कि डार्क पीरियड खत्म हो चुका है। वो 12 घंटे वाला डार्क पीरियड उसको नहीं मिला कंटिन्यूअस, तो उसने फ्लावरिंग नहीं की। ठीक है, तो इसमें क्या है मेन, लाइट पीरियड चाहिए छोटा, डार्क पीरियड चाहिए बड़ा। और अगर बड़ा डार्क पीरियड कंटिन्यूअसली नहीं होगा, डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, तो भी फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो 12 घंटे से ज्यादा का डार्क पीरियड चाहिए कंटिन्यूअस फ्लावरिंग के लिए, किसको, शॉर्ट डे प्लांट को। अब आती है बात लॉन्ग डे प्लांट की। लॉन्ग डे प्लांट में उन्होंने क्या किया, लॉन्ग डे का मतलब है उसको लंबा डे लाइट चाहिए और छोटा टाइम चाहिए डार्क पीरियड का। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने 12 घंटे से ज्यादा का लाइट दिया और डार्क पीरियड उसका छोटा था, 12 घंटे से कम का था, तो फ्लावरिंग हो गई। ठीक है, कंटिन्यूअस लाइट दी उन्होंने 12 घंटे से ज्यादा। सेकेंड उन्होंने क्या किया, 12 घंटे से कम लाइट दी। ठीक है, 12 आवर्स से कम लाइट दी और डार्क जो था वो 12 घंटे से भी ज्यादा था। डार्क पीरियड बड़ा हो गया, लाइट पीरियड छोटा हो गया, तो जो प्लांट था वो फ्लावरिंग सिग्नल जो है वो परसीव नहीं कर पाया, उसको प्रोसेस नहीं कर पाया, तो फ्लावरिंग नहीं हुई। तीसरे में उन्होंने क्या किया, लाइट पीरियड छोटा ही रखा, 12 घंटे से कम सबसे पहले, फिर डार्क पीरियड शुरू हो गया। अब जो डार्क पीरियड था, उन्होंने वहां पर बीच में, जैसे वहां पहले वाले में डार्क में लाइट डाल दिया था, ऐसे ही यहाँ पर भी डार्क को लाइट के पीरियड से इंटरप्ट किया या डिस्टर्ब किया। ठीक है, ये चीज ध्यान दो, ऊपर जो था स्टार्टिंग में जो लाइट पीरियड था वो कम रखा इन्होंने, लेकिन डार्क पीरियड जो लंबा होना चाहिए था उसको उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, बीच में इंटरप्ट कर दिया नाइट ब्रेक से। अब जब वो नाइट ब्रेक आया तो प्लांट को लगा नया लाइट पीरियड शुरू हो गया, नई साइकिल शुरू हो गई है, तो उसने उसको एज अ सिग्नल परसीव कर लिया और फ्लावरिंग कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जरूरी था, अब इन चीजों को अगर देखा जाए तो ये चीज पता चल रही है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइट या डार्क। पहले कहा जाता था कि लाइट इज इंपॉर्टेंट, बाद में
ये पता चला इनको ऑब्जर्व करने के बाद कि इट इज द डार्क पीरियड, कंटिन्यूअस और इंटरप्टेड डार्क पीरियड, जो कि मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे शॉर्ट डे वाले प्लांट में भी कंटिन्यूअस डार्क पीरियड नहीं मिला तो उसने फ्लावरिंग नहीं की। ऐसे ही यहाँ कंटिन्यूअस डार्क उसको नहीं मिला, उसको लगा लाइट है लॉन्ग डे वाले को, तो उसको लगा नया लाइट पीरियड स्टार्ट हो गया, नई लाइट साइकिल स्टार्ट हो गई, तो उसने दोबारा से फ्लावरिंग कर दी। ठीक है, तो डार्क पीरियड इज इम्पॉर्टेंट, वो इंटरप्टेड है या कंटिन्यूअस है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये मेन है फोटो पीरियोडिज्म का, जो लाइट परसीव की जा रही है फ्लावरिंग के लिए, इट इज इम्पॉर्टेंट। ये जो है नेक्स्ट जो ये डायग्राम है, इसमें पता चल रहा है कि कौन सी लाइट एग्जैक्टली फ्लावरिंग कॉज कर रही है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या बताया था, फाइटोक्रोम्स एंड क्रिप्टोक्रोम्स जो है इसको लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फाइटोक्रोम्स फ्लावरिंग कॉज कर रहे हैं मेनली। ठीक है, और वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, रेड एंड फार रेड। अब दो तरह की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये भी क्लियर करना जरूरी है कि कौन सी लाइट है जो फ्लावरिंग कर रही है, रेड वाली कर रही है या फार रेड वाली कर रही है। तो इसमें ऊपर की तरफ तो उन्होंने शॉर्ट डे प्लांट्स का रिस्पॉन्स दिखाया है, नीचे की तरफ उन्होंने लॉन्ग डे प्लांट्स का रिस्पॉन्स दिखाया है। डॉटेड लाइन वैसे ही बीच में मतलब 12 घंटे का टाइम दिखा रही है, ऊपर 12 घंटे और नीचे 12 घंटे, टोटल 24 घंटे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, शॉर्ट डे प्लांट को देखा, अगर उसको डार्क पीरियड कम मिल रहा है 12 घंटे से कम, तो उसने फ्लावरिंग नहीं की। लॉन्ग डे प्लांट में डार्क पीरियड 12 घंटे से कम है तो उसमें फ्लावरिंग हो गई। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड में क्या हुआ, शॉर्ट डे प्लांट को 12 घंटे से ज्यादा डार्क पीरियड मिला तो उसमें फ्लावरिंग हो गई। लॉन्ग डे प्लांट को नीचे 12 घंटे से ज्यादा का डार्क पीरियड मिला तो उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। ठीक है, अब थर्ड देखो, थर्ड डायग्राम में क्या होगा, उन्होंने डार्क पीरियड 12 घंटे से ज्यादा का रखा, कंटिन्यूअस लाइट जो पीरियड था वो 12 घंटे से कम का था। अब चेंज जो किया उन्होंने वो किया, या तो रेड लाइट दे रहे हैं या फार रेड लाइट दे रहे हैं, कॉमन लाइट नहीं दे रहे, या तो रेड लाइट स्पेसिफिक लाइट दे रहे हैं। अब यहाँ पर फ्लैश जो ब्रेक ला रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक लाइट से ला रहे हैं, रेड या फार रेड। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने 12 घंटे से कम की लाइट रखी स्टार्टिंग में। फिर उन्होंने क्या किया, डार्क पीरियड चल रहा है, ठीक है, डार्क पीरियड को उन्होंने इंटरप्ट किया रेड लाइट के फ्लैश से। आर जो इससे दिख रहा है थर्ड में, आर देखो, आर का मतलब है रेड लाइट, तो उन्होंने रेड लाइट का फ्लैश दिया एक। तो जब रेड लाइट बीच में आ गई डार्क पीरियड के, लॉन्ग डे प्लांट ने उसको परसीव किया एज अ सिग्नल फॉर फ्लावरिंग और उसमें फ्लावरिंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर रेड फॉर्म जो है, रेड एब्जॉर्बिंग फाइटोक्रोम पीआर ने रेड लाइट एब्जॉर्ब की और किस में कन्वर्ट हो गया, पीएफआर में। ठीक है, पीएफआर एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म ने फ्लावरिंग कॉज कर दी। लेकिन जो शॉर्ट डे प्लांट था उसमें वो कंटिन्यूअस डार्क पीरियड नहीं मिल पाया, उसने परसीव किया कि उसके पास प्रॉपर डार्क पीरियड नहीं आया है, तो उसमें फ्लावरिंग इनहिबिट हो गई, स्टॉप हो गई। ठीक है, तो रेड लाइट ने लॉन्ग डे प्लांट को तो हेल्प किया, प्रमोट किया फ्लावरिंग के लिए, और शॉर्ट डे प्लांट को इनहिबिट कर दिया। नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया, वही कंडीशन थी रेड लाइट तक। रेड लाइट के बाद उन्होंने एक और फ्लैश दिया, वो दिया फार रेड लाइट का। दो फ्लैश, दो ब्रेक आए इसमें, एक तो रेड का आया ब्रेक, दूसरा फार रेड का आया। तो इसमें क्या हुआ,
जो PR से PFR फॉर्म बनी थी, रेड लाइट एब्जॉर्ब हुई, PR से PFR फॉर्म बनी, वो PFR फॉर्म ने फार रेड लाइट एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो PFR फॉर्म ने फार रेड लाइट एब्जॉर्ब कर ली, तो मतलब वो दोबारा से PR फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में चला गया। तो लॉन्ग डे प्लांट ने वहां पर फ्लावरिंग नहीं की, जबकि शॉर्ट डे प्लांट को इसका ऑपोजिट चाहिए था जो पहले हुआ था। तो शॉर्ट डे प्लांट में PFR उसके लिए एज ए इनहिबिटर एक्ट कर रहा था, तो यहाँ पर वो PFR फॉर्म चली गई, ऑटोमेटिकली वो फ्लावरिंग करने लग गया। ठीक है, नेक्स्ट में उन्होंने फिर से रेड लाइट दे दी। रेड, पहले रेड दी, फिर फार रेड दी, फिर दोबारा से रेड दे दी। तो वही हुआ, लॉन्ग डे प्लांट में तो फ्लावरिंग हो गई, शॉर्ट डे वाले में नहीं हुई। लास्ट में उन्होंने फिर से रेड दी, फार रेड दी और फिर से फार रेड दी। ठीक है, तो क्या नोटिस किया, लॉन्ग डे वाले में तो फ्लावरिंग नहीं हुई, शॉर्ट डे वाले में फ्लावरिंग हो गई। तो इसमें एक्चुअली क्या है, क्या बताया जा रहा है, रेड लाइट का ब्रेक is important for flowering in long day plant. Far red light का break is important for flowering in short day plant. ये मेन इसका पर्पस है। ठीक है, तो रेड लाइट जो है लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कॉज करेगी, इंड्यूस करेगी, और फार रेड लाइट शॉर्ट डे वाले में इंड्यूस करेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर लॉन्ग डार्क पीरियड है तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेगा, लॉन्ग लाइट पीरियड है तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करेगा। ठीक है, तो एक तो था लाइट एंड डार्क का मेजर, कितने लाइट है, कितने घंटों की लाइट है, कितने घंटों का डार्क पीरियड है। दूसरा था लाइट किस तरह की है, रेड है या फार रेड है। तो ये दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। अब ये जो है, इसमें शॉर्ट डे प्लांट है, सिर्फ उसको स्टडी किया गया है। तो इसमें उन्होंने क्या देखा है, सबसे पहले 16 आवर्स जो हैं वो क्या है, लाइट के, और 8 आवर्स डार्क के। तो वो फ्लावरिंग नहीं होगी, शॉर्ट डे है। शॉर्ट डे का मतलब डार्क ज्यादा होना चाहिए। जो ब्रैकेट में आवर्स लिखे हुए हैं वो डार्क के हैं, उससे पहले लाइट का लिखा हुआ है। तो ए में देखो, सबसे पहले सबसे ऊपर वाला ए, 16 आवर्स है लाइट के, 8 आवर्स है डार्क के, तो वेजिटेटिव स्टेज रहेगी। फिर बी है, 8 आवर्स है लाइट के, 16 आवर्स है डार्क के, फ्लावरिंग हो जाएगी, शॉर्ट डे प्लांट है ये ध्यान रखो। ठीक है, फिर है सी, 4 आवर्स लाइट के, 8 आवर्स डार्क के, वेजिटेटिव स्टेज ही रहेगी। ठीक है, सी वाला एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्यों किया, उन्होंने ये स्टडी करना चाहा कि कहीं ये लाइट और डार्क की प्रोपोर्शन तो जरूरी नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस डार्क पीरियड चाहिए या फिर फार रेड चाहिए इसको फ्लावरिंग करने के लिए, शॉर्ट डे प्लांट को। तो ये इस चीज को प्रूव करने के लिए मेन। तो अब डी में उन्होंने क्या किया, 16 आवर्स का लॉन्ग पीरियड दिया, 32 आवर्स का डार्क पीरियड दिया। डार्क पीरियड कंटिन्यूअस था और बड़ा था, तो फ्लावरिंग हो गई। इसके बाद उन्होंने क्या किया, ई में इन्होंने क्या किया, 15 आवर्स का जो है लाइट दिया, 9 आवर्स का डार्क दिया, तो फ्लावरिंग हो गई। 8 आवर्स वाले में नहीं हुई थी, 9 आवर्स वाले में हो गई। ठीक है, फिर एफ में उन्होंने क्या किया, 16 आवर्स की लाइट, 8 आवर्स का डार्क, और फ्लावरिंग नहीं हुई। जी में उन्होंने क्या किया, 15 आवर्स का लाइट, 9 आवर्स का डार्क, लेकिन उसको उन्होंने इंटरप्ट कर दिया लाइट से। ठीक है, जो 9 आवर्स थे डार्क के
उसको उन्होंने लाइट से इंटरप्ट कर दिया, तो भी फ्लावरिंग नहीं हुई। एच में उन्होंने क्या किया, 16 आवर्स दिए लाइट के, 8 आवर्स डार्क के थे, लाइट वाले को उन्होंने इंटरप्ट कर दिया डार्क से। अब यहाँ पर ये सोचोगे कि फ्लावरिंग हो जानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसको अपना कंटिन्यूअस डार्क पीरियड नहीं मिला। जो ज़ेंथियम है एक शॉर्ट डे प्लांट है और उसको कंटिन्यूअस 9 आवर्स चाहिए, 8 घंटे नहीं चाहिए, 9 घंटे का टाइम उसको चाहिए कंटिन्यूअस डार्क, ताकि वो फ्लावरिंग कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि इट इज द टाइम दैट मैटर्स, स्पेशली डार्क पीरियड का जो टाइम है वो इम्पॉर्टेंट है फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। तो यही इसमें दिखाया गया है। 8 घंटे भी उसके लिए इनफ नहीं है, प्रॉपर उसको 9 आवर्स चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए। 9 आवर्स से कम होगा तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, फिर चाहे लाइट पीरियड को इंटरप्ट कर दो या मत करो, ठीक है। तो 9 घंटे उसको ज़रूरी है फ्लावरिंग के लिए, 9 घंटे डार्क के। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है, इससे पहले जो बात थी वो एक बार ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही थी कि लाइट और डार्क पीरियड की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब आती है सिग्नल की बात। अभी लाइट तो ले ली उन्होंने, लाइट को एज अ सिग्नल तो ले लिया, अब सिग्नल ट्रांसफर कैसे होता है? लीव्स जो हैं वो परसीव करते हैं सिग्नल, और लीव्स जो हैं फ्लोएम के थ्रू उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या दिखाया है, एक प्लांट लिया है शॉर्ट डे, ठीक है, ये पूरा शॉर्ट डे प्लांट है, और उन्होंने क्या किया, पूरे प्लांट को लॉन्ग डे रखा, जो प्रॉपर उसके लीव्स थे उसको लॉन्ग डे कंडीशंस दी, ऊपर जो एपिकल रीजन है उसको उन्होंने कवर करके रखा और उसको शॉर्ट डे वाली कंडीशंस दी। ए जो फिगर है, सबसे पहला जो प्लांट है उसको देखो, बॉक्स बना हुआ है, एस डी लिखा हुआ है, एस डी मतलब उन्होंने शॉर्ट डे कंडीशन दी सिर्फ उस एक रीजन को, बाकी नीचे जो लीव्स थे वो सारे लॉन्ग डे में ग्रो करवाए, ठीक है। और ये पूरा प्लांट है क्या, शॉर्ट डेज को चाहिए डार्क पीरियड लंबा, ठीक है। तो लीव्स परसीव करते हैं, लीव्स को तो उन्होंने डार्क कंडीशन दी ही नहीं शॉर्ट डे वाली, तो वो फ्लावरिंग उसने नहीं की। अब बी में उन्होंने क्या किया, जो एपिकल रीजन है जहाँ पर बड प्रेजेंट होता है उसको उन्होंने लॉन्ग डे रखा, लीव्स को उन्होंने प्रॉपर शॉर्ट डे वाली कंडीशंस दी, तो लीव्स ने वो परसीव किया सिग्नल और उसको शिफ्ट किया, ट्रांसफर किया और पार्ट्स में, और पार्ट्स में ट्रांसफर होने के बाद फ्लावरिंग उसमें हो गई, ठीक है। अब थर्ड है सी, उसमें उन्होंने क्या किया, सारे लीव्स रिमूव कर दिए, बस एक लीव छोड़ दिया, ऊपर बड है और एक लीव है, प्लांट में सिर्फ एक बड है और एक लीफ है। अब लीफ को उन्होंने शॉर्ट डे कंडीशन दी, बाकी बड को, बाकी पूरे प्लांट को उन्होंने लॉन्ग डे कंडीशन दी। तो लीफ ने क्या किया, सिग्नल परसीव कर लिया और उसको ट्रांसफर कर दिया, जिससे कि फ्लावरिंग हो गई। तो ये प्रूव क्या कर रहा है कि चाहे लॉन्ग डे प्लांट हो चाहे शॉर्ट डे प्लांट हो, अगर लीव्स को वो कंडीशन नहीं मिल रही है, लीव्स को प्रॉपर लॉन्ग डे शॉर्ट डे वाली कंडीशंस नहीं मिल रही हैं, तो सिग्नल नहीं बनेगा। बाकी पूरा प्लांट कवर कर लो, लेकिन लीव्स को तुम अगर शॉर्ट डे लॉन्ग डे कंडीशन दे रहे हो तो वो सिग्नल बनाएगा और बाकी प्लांट्स में, बाकी पार्ट्स में उसको ट्रांसफर कर देगा और फ्लावरिंग कर देगा, ठीक है। तो लीव्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सिग्नल रिसीव करने में, ठीक है। तो अगर लीव को ही सिग्नल नहीं मिलेगा
तो पूरे प्लांट को सिग्नल नहीं मिलेगा। लीफ को सिग्नल मिल गया तो मतलब पूरे प्लांट को सिग्नल मिल गया, फिर चाहे वो एक लीफ भी हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रूव किया गया है। इस फिगर में ये प्रूव किया गया है कि अगर हम ऐसे प्लांट से एक लीफ निकाल लें जिसको हमने सिग्नल दे रखा है फ्लावरिंग का, ठीक है, एक प्लांट था सबसे पहला, जो शुरुआत का जो सबसे पहला प्लांट है उसमें क्या है, उसको सिग्नल मिल चुका है फ्लावरिंग का। ठीक है, वो अब फ्लावरिंग कर सकता है। उसका लीफ हम लेंगे एक और उसको दूसरे प्लांट पर लगा देंगे जिसको सिग्नल, जिसके उस प्लांट को सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन हमने उस प्लांट पे वो लीफ ट्रांसफर कर दिया जो सिग्नल बना चुका था। ठीक है, तो वो लीफ जो सिग्नल बना चुका था उसने नए प्लांट में भी वो सिग्नल ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब वो सिग्नल ट्रांसफर जो हो गया पूरे प्लांट में हो गया। अब उन्होंने उस वाले प्लांट से दूसरा जो प्लांट जिसमें पहले सिग्नल नहीं था लेकिन लीफ ग्राफ्ट करने के बाद उसमें सिग्नल बाद में बन गया, उस दूसरे वाले प्लांट का उन्होंने लीफ लिया, उसको तीसरे प्लांट पर लगाया। उसको प्लांट को भी पहले सिग्नल नहीं दे रखा था, सिर्फ वो लीफ उन्होंने अटैच किया, ग्राफ्ट किया, तो उस वाले लीफ ने उसमें भी ट्रांसफर कर दिया वो सिग्नल। इस तरह से अगर हम डिटरमाइंड प्लांट का लीफ या फ्लावरिंग सिग्नल वाले प्लांट का लीफ दूसरे प्लांट्स में डालते हैं, अटैच कर देते हैं, तो उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये इसमें मेन बताया हुआ है। यहाँ पर भी वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी उसी का ही दूसरा टाइप है कि एक लीफ लिया हमने और वो प्रॉपरली उसमें फ्लावरिंग सिग्नल बन चुका था और उसको दूसरे प्लांट्स में ऐड किया तो दूसरे प्लांट्स भी फ्लावरिंग करने लग गए। अब ये है, ये भी उसी को शो कर रहा है। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट सबसे पहला जो प्लांट है, सबसे पहला जो पॉट है, उस वाले प्लांट को उन्होंने सिग्नल दिया था। बाद में उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा कट किया और दूसरे वाले पॉट में जो प्लांट है उसके साथ अटैच कर दिया। दूसरे प्लांट पे सिग्नल पहले नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अटैच किया तो वो सिग्नल ट्रांसफर हो गया और वो भी फ्लावरिंग करने लगा। उन्होंने फिर उसको तीसरे प्लांट के साथ ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से जैसे जैसे प्लांट्स को ज्वाइन होते गए वैसे वैसे नए प्लांट्स में भी सिग्नल ट्रांसफर होता गया। तो मेन यहाँ पर यही बताना है कि लीव्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं लाइट एको एज अ सिग्नल परसीव करने में। ठीक है, अगर लीफ ने वो सिग्नल ले लिया है तो वो किसी भी प्लांट को फ्लावरिंग प्रोवाइड इंड्यूस कर सकता है किसी भी प्लांट में। तो ये तो था कि सिग्नल कैसे बना और उस सिग्नल को परसीव किसने किया। ठीक है, और वो ट्रांसफर कैसे हो रहा है। लाइट सिग्नल था, फाइटोक्रोम्स ने उसको परसीव किया लीव्स के अंदर, लीव्स ने उसको ट्रांसफर किया। ठीक है, और उसके बाद फ्लावरिंग अकॉर्डिंगली होती है। अब इसमें एक टर्म आती है फ्लावरिंग की, जब हम बात कर रहे होते हैं वर्नलाइजेशन की। वर्नलाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस whereby flowering is in flowering is promoted by a cold treatment given to a fully hydrated seed or to a growing plant. इससे पहले जो था फोटोपीरियोडिज्म, वो था लाइट की वजह से फ्लावरिंग होना। वर्नलाइजेशन है टेम्परेचर की वजह से फ्लावरिंग होना। ठीक है, तो या तो वो सीड की स्टेज पे वो टेम्परेचर चाहिए उसको, या फिर वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद प्रॉपर ग्रोइंग प्लांट को चाहिए।
ठीक है। तो 2 स्टेजेस पे ये अफेक्ट करता है। कुछ प्लांट्स में वो सीड को ज़रूरी है ठंड कोल्ड टेम्परेचर की, कुछ प्लांट्स को प्रॉपरली जब वो ग्रो कर जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अब वर्टिलाइजेशन है, इट रिजल्ट्स इन कॉम्पिटेंस टू फ्लावर एट द शूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो है वहाँ पर यूजुअली ये परसीव होता है कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। अफेक्टिव रेंज इज फ्रॉम जस्ट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टू अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर फ्रीजिंग पॉइंट तक के बीच का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर फ्लावरिंग कॉज कर सकता है, वर्नलाइजेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। या तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम या फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर, ठीक है। इसके बीच की जो टेम्परेचर रेंज है वो वर्नलाइजेशन कॉज करती है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वर्नलाइजेशन के बारे में वो ये है कि वर्नलाइजेशन डीवर्नलाइज हो सकता है, ठीक है, अगर उसको प्रॉपर टाइम तक वो टेम्परेचर नहीं दिया तो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर 4 से 10 के बीच का जो टेम्परेचर है, 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर है वो हम कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहे हैं एक प्लांट को, ठीक है। उसको चाहिए मान लो 10 घंटे के लिए वो टेम्परेचर चाहिए। तो अगर हम उसको 10 घंटे तक वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो भी उसने चेंज किए हैं, जो भी उसने कंपाउंड बनाया है या फैक्टर बनाया है या स्टिमुलस बनाया है वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा डीवर्नलाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, टाइम इम्पोर्टेंट है एंड टेम्परेचर इम्पोर्टेंट है। एक तो टेम्परेचर होना चाहिए लो, दूसरा वो प्रॉपर टाइम पीरियड होना चाहिए जो ज़रूरी है वर्नलाइजेशन कॉज करने के लिए, वरना उसका अफेक्ट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब वर्नलाइजेशन इट इन्वॉल्व्स एपिजेनेटिक चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या होगा, जीन्स के अंदर कुछ चेंज आएंगे, डीएनए जो है उसमें कुछ चेंज होगा और जब वो चेंज होगा तो एक्सप्रेशन चेंज होगा, इनहिबिट या प्रमोट होगा और फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये जेनेटिक लेवल पर एक्ट करता है वर्नलाइजेशन। फ्लोरिजेन जो है वो एक फैक्टर माना गया है जो कि वर्नलाइजेशन का प्रोडक्ट है, एक तरह से कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देने से एक कंपाउंड बनता है, वो है फ्लोरिजेन, या जीन्स एक बनाती हैं कंपाउंड, एक्सप्रेस करती हैं एक प्रोटीन या इस तरह से एक स्ट्रक्चर, उसको इन्होंने फ्लोरिजेन का नाम दिया है जो फ्लावरिंग को इंड्यूस करे, ठीक है। जिबेलिन एंड एथिलीन जो है वो पॉसिबल फ्लोरिजन हो सकते हैं। तो मतलब इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि कोल्ड टेम्परेचर की वजह से, अगर इसको मतलब कॉमन वर्ड्स में अगर समझा जाए तो ये है कि कोल्ड टेम्परेचर इंड्यूस करता है जिबेलिन या इथिलीन लाइक कंपाउंड्स की प्रोडक्शन को, ठीक है। इसको इंक्रीज करेगा और जब ये इंक्रीज होंगे तो फ्लावरिंग होगी, ठीक है। साथ ही एंटी फ्लोरिजन भी प्रेजेंट होता है। एंटी फ्लोरिजन क्या होते हैं, जो जिबेलिन और इथिलीन या जो फ्लोरिजन है उसको इनहिबिट कर सके, तो वो भी प्लांट में बनता है, ठीक है। तो एंटी फ्लोरिजन है वो यूजुअली जब कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं होती तब प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोल्ड ट्रीटमेंट आती है तो एंटी फ्लोरिजन भी हट सकता है और
एक्सटर्नली भी कुछ एंटीफ्लोरिजेंस जो हैं वो दिए जा सकते हैं, एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं प्लांट को, जिससे वर्नलाइजेशन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये था वर्नलाइजेशन के बारे में। इस डायग्राम में बताया गया है कि वर्नलाइजेशन कैसे काम करता है या कोल्ड टेम्परेचर कैसे काम करता है। इसमें एक जीन है FLC। FLC है फ्लावरिंग लोकस सी, एक जीन का नाम है जो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगी। इसका काम जो होता है, इसका जो RNA बनता है mRNA, वो mRNA फ्लावरिंग को ब्लॉक करके रखता है या उन सिग्नल्स को ब्लॉक करके रखता है जो फ्लावरिंग कॉज करते हैं। ठीक है, तो जब कोल्ड टेम्परेचर दिया जाता है FLC नहीं बनता, FLC एक्ट नहीं कर सकता। कोल्ड टेम्परेचर दिया, FLC नहीं बना या वो एक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब फ्लावरिंग हो जाएगी। तो अब उन्होंने 3 कंडीशंस जो है वो स्टडी की इसी से रिलेटेड। सबसे पहला प्लांट 1 देखो, उन्होंने क्या किया, वो एक वर्नलाइजेशन वाला प्लांट था, उसको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए। 40 डेज तक उन्होंने उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, तो उसमें FLC खत्म हो गया। ठीक है, FLC का इफेक्ट खत्म हो गया और फ्लावरिंग हो गई। जैसे देख रखा है नीचे, नीचे जो है ये जो 3 बॉक्सेस है नीचे FLC mRNA के नीचे, वो है एनालिसिस mRNA। RNA को उन्होंने जेल में डाला और स्टडी किया कि कितना mRNA किस में बना हुआ है। तो फर्स्ट वाले प्लांट से उन्होंने जब एक्सट्रैक्ट किया तो उसमें FLC नहीं मिला कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद। FLC नहीं था, मतलब उसमें फ्लावरिंग हो गई। सेकेंड कंडीशन जो थी उसमें क्या किया, उन्होंने उसको कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दी, विंटर एनुअल विदाउट कोल्ड। तो उन्होंने कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दी। कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दी तो मतलब FLC यूं का यूं रहा, उसमें प्रेजेंट रहेगा। सेकेंड को देखो, अगर बीच वाला जो बॉक्स है उसमें बहुत एक ब्लैक स्पॉट है बड़ा सा, वो ब्लैक स्पॉट क्या है, FLC के RNA है। ठीक है, तो मतलब उस प्लांट के अंदर FLC के RNA थे जिसको कोल्ड नहीं दिया, कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दी। FLC के RNA प्रेजेंट हैं तो मतलब फ्लावरिंग इनहिबिटेड है, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। देख भी सकते हो जो बीच में सेकंड नंबर वाला प्लांट है उसमें बहुत सारे लीव्स बने हुए हैं, तो उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, फ्लावरिंग जो है वो बहुत डिलेड होगी। ठीक है, तीसरा जो प्लांट है उसमें उन्होंने क्या किया, FLC वाली जो जीन थी उसको म्यूटेट कर दिया। अब FLC वाली जीन म्यूटेट हो गई है तो उसका प्रोडक्ट भी म्यूटेट होगा, यानी एक तरह से खराब प्रोडक्ट बनेगा। अब FLC का काम था फ्लावरिंग को ब्लॉक करना। अब FLC जो प्रोटीन है वही RNA जो है वही खराब हो गया, तो वो अपना फंक्शन ठीक से कर नहीं पाएगा, यानी फ्लावरिंग को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। तो उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी विदाउट कोल्ड ट्रीटमेंट भी। ठीक है, तो मेन क्या है यहाँ पर, FLC RNA प्रेजेंट है, वो फ्लावरिंग को ब्लॉक करके रखता है। जब हम कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं FLC इनहिबिट हो जाता है और फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाती है। सो ये था फ्लावरिंग के बारे में, फोटोपीरियोडिज्म लाइट की वजह से फ्लावरिंग एंड वर्नलाइजेशन यानी टेम्परेचर की वजह से फ्लावरिंग। ठीक है, फोटोपीरियोडिज्म में क्या हुआ, लाइट परसीव हुई फाइटोक्रोम क्रिप्टोक्रोम्स की हेल्प से और लीव्स में वो परसीव हुई, लीव्स से वो सिग्नल बाकी प्लांट्स में ट्रांसफर हो गया और कितना लाइट का एक्सपोजर चाहिए, कितना डार्क का एक्सपोजर चाहिए, उसके बेसिस पर लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल प्लांट्स बन गए। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर की वजह से फ्लावरिंग, वो आ जाता है वर्नलाइजेशन में। उसमें एक फैक्टर बनता है
जो कि फ्लोरिजन कहला सकता है, वो FLC प्रोटीन को या FLC RNA को ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने के बाद फ्लावरिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग थ्रू फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। तो अगर इसमें कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो क्लास में पूछ सकते हो। सो दिस वाज इट।